अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 6 महीने। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं क्या बात कर रहा? सॉरी, मुझे है ना लोगों से गेस करवाने की आदत सी पड़ चुकी है और मुझे भी गेस करने में बहुत मजा आता है। खैर, मैं बता देता हूँ। मैं बोल रहा था इंडिया को 6 महीने हो गए आखिरी ओडीआई खेले हुए। पिछला ओडीआई इंडिया खेला था 7 अगस्त 2024 को श्रीलंका के अगेंस्ट। तो क्योंकि ओडीआईज मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था यार बिना ओडीआईज के। वैसे मैं कभी बताऊंगा आपको कि ओडीआईज मेरा फेवरेट फॉर्मेट क्यों है, एक वीडियो शूट करता हूँ, बड़ा मजा आएगा। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो इंडिया का ओडीआई सीरीज चालू हो रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट। वैसे तो इंडिया ने टी20 सीरीज में धो दिया, इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया। अब आपको क्या लगता है कि ओडीआईज में क्या होगा? वेलकम टू पैडल स्वीप। आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज का प्रीव्यू करेंगे। हम इंडिया का स्क्वाड डिस्कस करेंगे, टॉकिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के 3 ओडीआई मैचेस है इंग्लैंड के अगेंस्ट। पहला मैच है नागपुर में, दूसरा है कटक में और तीसरा है अहमदाबाद में। ये ओडीआई सीरीज अपने लिए चैंपियंस ट्रॉफी के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी बोला जाता है, वो एक आईसीसी ट्रॉफी भी है और इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है ओडीआई में। तो बहुत अच्छा चांस है इंडिया का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का। वैसे तो वो 19 नवंबर का घाव कोई चीज़ भर नहीं सकती है, वो बहुत ही बड़ा लॉस था, लेकिन थोड़ा सा तो घाव भर देगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है। तो उम्मीद करते हैं इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाए। पहले मैं इंडिया का स्क्वाड बता देता हूँ आपको, फिर हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का स्क्वाड है रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, फिर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और एक और विकेट कीपर हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर। सबसे पहले मैं जसप्रीत बुमराह की बात करना चाहता हूँ। इजीली इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंजर हो गए थे और अभी तक फिट हुए नहीं है, क्योंकि पहले 2 मैच के स्क्वाड में तो उनका नाम नहीं है। 3rd मैच के स्क्वाड में उनका नाम है, लेकिन वो मैच फिटनेस चेक करने के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि बुमराह तब तक फिट हो गए तो बहुत ही अच्छी बात और सब लोग चाहते हैं कि हो जाए और मोस्ट लाइकली हो भी जाएंगे, बट नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा इंडिया को। वैसे तो आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो मुझे लगता है जसप्रीत बुमराह अपना लेवल अप ही कर लेते हैं जैसे इंजरी से वापस आते। आप पिछला आईपीएल के पहले बहुत लंबा ले ऑफ था जसप्रीत बुमराह का, उसके बाद वो आईपीएल में बेस्ट बॉलर थे, टी20 वर्ल्ड कप में बेस्ट बॉलर थे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी बेस्ट बॉलर थे। तो एक प्रॉपर एक नॉच तो लेवल अप कर ही लिया था बुमराह ने अपना। अब ऑलरेडी इतने हाई लेवल पे है, अब मुझे पता नहीं इस इंजरी के बाद कितना और स्टेप अप कर सकते हैं, कुछ स्कोप भी बचता है क्या स्टेप अप का। बट खैर, हम सब ऑब्वियसली चाहेंगे कि जसप्रीत बुमराह फिट हो और इंडिया को एक चैंपियंस ट्रॉफी जिताए। तो हम इस चीज़ के लिए एक बार कमेंट कर देते हैं यार कि गेट वेल सुन बुमराह और गेट फिट सुन बुमराह, जो भी आपको ठीक लगे आप कमेंट कर दीजिए। अगली बात मैं मोहम्मद शामी की करना चाहता हूँ। क्या धुआं कर रखा था यार उन्होंने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में, लीडिंग विकेट टेकर थे, मजा ही आ गया था। शामी के पास एक बहुत रेयर स्किल है, ये स्किल मिडल ओवर्स में आके विकेट निकालने की। ओडीआईज में वैसे तो बीच के ओवर्स में कुछ खास हो नहीं रहा होता है, तो ऐसे समय कोई अगर विकेट निकाल देता है तो वो बॉलिंग टीम को बहुत अच्छा बूस्ट देता है और शामी के पास ये स्किल है। शामी वैसे तो करीब 1-1.25 साल बाहर बैठे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं थे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद। अभी टी20 सीरीज में 2 मैचेस खेले इंग्लैंड के अगेंस्ट, कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन खैर उनका टी20 स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है भी नहीं। लेकिन ओडीआई में वो बहुत अच्छा बॉलिंग कर सकते हैं और उनका फिट रहना, उनका रिदम में रहना, उनका विकेट टेकिंग एबिलिटी का वापस आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शामी भी बढ़िया से फिट होके आए, अब इंग्लैंड सीरीज में अच्छा परफॉर्म करे। अब अगली बात करते हैं मोहम्मद सिराज की। यार वो इतने सारे मैचेस खेले पिछले कुछ सालों में इंडिया के लिए, प्रॉबेबली मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस बाय फास्ट बॉलर होंगे, शायद मोस्ट नंबर ऑफ मैचेस बाय बॉलर होंगे पिछले कुछ मैचेस में। अच्छी खासी बॉलिंग भी की है, 2023 ओवरऑल ईयर में लीडिंग विकेट टेकर भी थे, बट उनका स्क्वाड में नाम ही नहीं है। इसेंशियली देखा जाए तो 2 लोगों ने उनको ओवरटेक कर दिया इस स्क्वाड में, एक है अर्शदीप सिंह और दूसरा है हर्षित राणा। तो इसमें एक रीज़न तो ऑब्वियसली सिराज का ये है कि आप अभी जैसे स्क्रीन पे ग्राफिक देख सकते हैं कि उनका टीम वर्सेस टीम, अपोनेंट वर्सेस अपोनेंट क्या परफॉर्मेंस था। तो आप देखोगे कि श्रीलंका के अगेंस्ट उनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन उसके अलावा बाकी टीम्स के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं है। एक तो ये रीज़न हो गया। उसके बाद अगर अर्शदीप सिंह की बात करें तो अर्शदीप सिंह बहुत सारे एडवांटेजेस देते हैं।
एक तो ये कि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, इंडिया के पास और कोई लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं है, तो वो एक नया स्किल सेट लाते हैं। उसके अलावा वो पावर प्ले भी डालते हैं, डेथ भी डालते हैं, एसेंशियली मोहम्मद सिराज वाला ही काम करते हैं। उसके अलावा अर्शदीप सिंह बहुत ज़्यादा अच्छे फॉर्म में है, T20 वर्ल्ड कप में लीडिंग विकेट टेकर थे, उसके बाद कंसिस्टेंटली T20 में बहुत सारे विकेट्स लेते आए हुए हैं, इंडिया के लीडिंग T20 या विकेट टेकर बन गए, ये तो खैर आपको पता ही होगा। और उसके अलावा जितने ODIs खेले इतने में वो भी बहुत अच्छे खेले हैं, तो फॉर्म भी अर्शदीप सिंह के साथ है, इसलिए आई थिंक अर्शदीप को सिराज के ऊपर प्रीफर किया गया। इनफैक्ट मैंने जो चैंपियंस ट्रॉफी का अपना स्क्वाड बनाया था इंडिया का, उसमें भी अर्शदीप सिंह को सिराज के ऊपर ही रखा था। अब ये जो हर्षित राणा वाला केस है वो थोड़ा सा पेक्यूलियर है। हर्षित राणा ने तो अब तक ओडीआई में डेब्यू ही नहीं किया। ऐसे समय सिराज जो किसी समय ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भी रह चुके हैं, इतने अच्छे बॉलर रह चुके हैं, क्या उसको ड्रॉप करना से सेंस बनाता है? तो दो चीज़ें हो सकती है इसमें। जैसे कि मैंने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी हर्षित राणा को रखा था ओवर सिराज, लेकिन मैंने इसलिए रखा था फॉर बैटिंग डेप्थ कि नंबर 8 पे कभी हमें पेसर खिलाना पड़े, मतलब अब अगर हमें 3 पेसर और कुलदीप को खिलाना है और हमें बैटिंग डेप्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, तो मैंने सोचा था हम हर्षित राणा को 8 पे खिला सकते हैं, इसलिए मैंने हर्षित राणा को रखा था। लेकिन ये हर्षित राणा का स्क्वाड में सिलेक्ट करने का क्या मतलब है? क्या अगर खुदा ना खास्ता अगर जसप्रीत बुमराह अनअवेलेबल रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो क्या हर्षित राणा स्क्वाड में रहेंगे या मोहम्मद सिराज? तो ये एक इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा या इंटरेस्टिंग चॉइस होगा। आप लोग को क्या लगता है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कुलदीप यादव की। मैं बताता हूँ आपको कि कुलदीप यादव इंडिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। ये ओडीआईस में मिडल ओवर्स में विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ओपोनेंट्स या सिंगल डबल करके रन्स बनाते रहेंगे। और विकेट टेकिंग एबिलिटी मिडल ओवर्स में जनरली होती है व्रिस्ट स्पिनर्स की, ना कि फिंगर स्पिनर्स की। अब अगर देखा जाए तो इंडिया के जो प्राइमरी स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, जड्डू और अक्सर, दोनों फिंगर स्पिनर्स है और दोनों स्लो लेफ्ट आर्म है। तो ऐसे में व्रिस्ट स्पिनर जो है वो आइडियली मैं प्रीफर करूंगा कि दूसरे डायरेक्शन में टर्न करने वाला रहे। तो अगर जैसे जो लेग स्पिनर्स है अपने, चहल हो गए, बिश्नोई हो गए, ये लोग उसी डायरेक्शन में टर्न करते हैं बॉल को जिस डायरेक्शन में जड्डू और अक्सर करते हैं। तो कुलदीप यादव ऐसे समय में एक नया डायरेक्शन लाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करते हैं, प्लस स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन एक बहुत ही रेयर स्किल सेट है, बहुत ज़्यादा बैट्समैन को एक्सपीरियंस भी नहीं होता वो फेस करने का, तो एक एडिशनल एडवांटेज भी दे देता है स्लो लेफ्ट आर्म चाइनामैन। इसलिए कुलदीप यादव इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी टाइम से इंज्योर थे, तो देखना होगा कि उनका कमबैक कैसा होता है। अगर तगड़ा कमबैक हुआ तो बहुत ही अच्छा है इंडिया के लिए। अब बात करते हैं हम यशस्वी जायसवाल की। वैसे तो अब तक आई थिंक ओडीआईस की अगर बात करें तो इंडिया बैकअप ओपनर के फॉर्म में मोस्टली ऋतुराज गायकवाड़ को प्रीफर किए है और डिसेंट भी किया, सही बताओ तो। लेकिन इस बार यशस्वी जायसवाल को प्रीफर किया गया। मेरे ख्याल से दो रीज़न है। पहला तो है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है वो। आप नोटिस करोगे जब अपन अभी प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 बनाएंगे तो उसमें अपने टॉप 6 में सारे के सारे राइट हैंडेड बैट्समैन है। ऐसे समय एक लेफ्टी का ऑप्शन देना एक बहुत एडेड एडवांटेज हो जाता। उसके अलावा जायसवाल का ये हवा चल रही है, जायसवाल की पिछले कुछ टाइम में बेस्ट इंडिया के टेस्ट बैट्समैन रहे, T20 जितने खेलने का मौका मिला बहुत अच्छा खेले, आईपीएल में भी बहुत बढ़िया खेले, तो उम्मीद सबको है कि ओडीआईस में भी वो बहुत ही अच्छा खेलेंगे। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि स्टार्टिंग 11 में उन्हें जगह मिलेगी, क्योंकि रोहित और गिल कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑब्वियसली ओपन करेंगे, बट इनका होना एक बहुत अच्छा साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए, क्योंकि वो लेफ्टी भी है। अब हम इंडिया की प्रोबेबल 11 बनाने का ट्राई करते हैं, उसके साथ साथ हम बाकी कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो ऑब्वियसली अपने ओपनर्स रहेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल। जैसे कि मैंने बताया यशस्वी जायसवाल को शायद बैठना पड़े। ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए, एज अ बैट्समैन भी, एज अ कैप्टन भी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया बहुत खराब हारी है, रोहित शर्मा का फॉर्म भी बहुत ख़राब था, पिछले कुछ टाइम से ख़राब चल रहा है, तो बहुत आलोचनाएं हो रही उनके कैप्टनसी पे भी और उनके बैट्समैनशिप पे भी। बट ओडीआईस के वो चैंपियन है, वो वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स ऑफ ऑल टाइम है ओडीआई फॉर्मेट में, और अच्छे कैप्टन भी है। तो ये ओडीआई सीरीज़ में अच्छा परफॉर्म करना, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करना रोहित शर्मा को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और फिर वन डाउन पे ऑब्वियसली अपने किंग विराट कोहली, इनके लिए भी सेम बात है। वो भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं थे, रणजी में भी अच्छा नहीं कर पाए जो एक इनिंग मिली, तो इनके लिए भी ये ओडीआई सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली वो किंग बने ही अपने ओडीआई फॉर्मेट के स्किल की वजह से है, उनका जो रन स्कोरिंग मशीन और चेस करने का टेम्परामेंट ये सब बहुत टॉप क्लास है, तो ऑब्वियसली वो फॉर्म में आ ही जाएंगे। फिर नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर T20 और टेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स से तो पूरी तरह गायब है, बट मुझे लगता है ओडीआईएस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है अपने,
और मिडल ओवर्स में जो स्पिन हिटिंग एबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो श्रेयस अय्यर के पास है। अब नंबर 5 पे रहेंगे केएल राहुल एज विकेट कीपर। ये उनके पास बहुत अच्छा मौका है अपने आप को रिडीम करने के लिए, क्योंकि जो ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में उनकी जो इनिंग्स थी उसके अगेंस्ट उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इतना ख़राब किए थे जितना उनको गाली पड़ रही है, बट फिर भी उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि अच्छा परफॉर्म करे और इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिताए और फिर से एक हीरो बने इंडियन ऑडियंस के नज़र में। तो क्योंकि केएल राहुल एज विकेट कीपर खेलेंगे तो मुझे लगता है पंत शायद नहीं खेल पाएंगे, एज अ बैकअप विकेट कीपर ही जा रहे हैं वो। नंबर 6 पे ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या। भाई प्लीज़ फिट रहना यार, हार्दिक पांड्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्दिक पांड्या अपने लिए, हार्दिक पांड्या अपने को 7-8 ओवर देने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, टॉप 6 में बैटिंग करने की एबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑलराउंडर और इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। मुझे तो अभी भी लगता है कि अगर वर्ल्ड कप फाइनल में हार्दिक पांड्या होते तो इंडिया शायद वर्ल्ड कप जीत चुका होता। उसके बाद 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, जड्डू, रक्सर। उसके बाद 3 बॉलर्स, इनकी हम बात कर ही चुके हैं, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी। तो बेंच पे जो बैठे रहेंगे प्लेयर्स प्रोबेबली वो रहेंगे ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर। क्या आप ये 11 से एग्री करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं तो आपकी 11 भी कमेंट कर दीजिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर सही में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए यार।